डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप शर्मा। डियर स्टूडेंट, अभी आप जैसे जान रहे हैं कि अभी हमने तीन चार वीडियोज़ आपको ये चैप्टर आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का हमने आपको दिया है। और आई होप कि आप लोग जो हैं वीडियो को वॉच कर रहे होंगे केयरफुली और अपनी टेक्स्ट बुक भी आप आराम से पढ़ रहे होंगे। अभी इस चैप्टर को मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। आपकी लाइव क्लासेस आगे से आगे बढ़ा दी जाएंगी और शायद 21 के बाद थोड़ा सा और रिलैक्सेशन मिलेगा तो यू विल गेट द रियल स्टडी। तो प्लीज़ आपसे मेरी यही एक रिक्वेस्ट समझ लीजिएगा, ऑर्डर समझ लीजिएगा कि आप डेली आप ज़रूर हर सभी सब्जेक्ट को आप क्रम से आप पढ़िएगा। तो अभी तक हम इसमें जो एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन दे चुके हैं, मैं आपको इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री इसके बारे में आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये शायद टॉपिक आपका नहीं हुआ है तो ये प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री हमने बता दिया है इसमें आपका। इससे आगे हमने इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री ये बता दिया कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, कहाँ पर असेंबल होता है, कहाँ से कस्टमर के लिए कॉल सेंटर काम करते हैं। तो अलग अलग जैसे कंट्रीज़ की बात बताई है, सभी आपको हमने बताया है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। हमने इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्ट का मतलब पैसा लगाना होता है किसी बिजनेस में। अगर बाहर के लोग, विदेशी लोग पैसा लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ हमने आपको बताया। यहाँ पे एक पिक्चर भी आपको लोकेट किया हुआ है, एक इसमें जो ट्रेडर दिखाया हुआ है उसने कहा कि अब जो इस कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में हमें चला जाना चाहिए क्योंकि अब जो कंडीशन जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। यहाँ पर माल बनाना एक्सपेंसिव पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। तो वी नीड टू बी सच ए टाइप ऑफ द प्लेस जहाँ पर हम आसानी से माल को बना सकें और सस्ते में बना सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस की थी। बस कॉमन रूट फॉर द एमएनसी इन्वेस्टमेंट बाई, अभी इसमें थोड़ा सा आगे हम इससे आगे बढ़ाना चाहेंगे और थोड़ा सा आपको हमने यहाँ तक तो आपको शायद बता दिया नहीं है, तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। जो जो टॉपिक आपको हम पढ़ाते जा रहे हैं उसको विशेष रूप से आप उसको गौर से देखिएगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप करते हैं बट थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इसमें। ओके, बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज़ टू बाई अप लोकल कंपनीज। अभी हमने कहा था कि जो विदेशी कंपनीज हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए या आपका सेलिंग का जो अपना ऑफिस खोले या कुछ भी करे, तो उसमें क्या मोस्टली क्या है, या तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फॉलोवर हो, यानी कि सब चीज़ जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन दी थी वो उसको फॉलो करना चाहिए। भाई वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उनके फेवर में होनी चाहिए, चीप एंड लेबर होनी चाहिए, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड लेबर हो। तो इसके बारे में सारी चीज़ें हमने बात की थी। तो लेकिन अब वो क्या था, जब दूसरी कंपनी वहाँ पर आती हैं और किस प्रकार से वो अपना इस्टेब्लिशमेंट करती हैं, अपने आप को कैसे स्थापित करती हैं, इसके बारे में हमने बात करनी थी। तो इसके बारे में सबसे पहली बात क्या कही थी हमने कि वो आएंगी वहाँ पर अपनी नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी, नई टेक्नोलॉजी लेकर आ गई हैं, या फिर जो अपने जो है मैन्युफैक्चरिंग का जो सिस्टम है वो अलग लेकर आ गई हैं, या फिर वो पैसा लेकर आ गई हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगा दिया। पैसा लेके आने के बाद यहाँ पर उन्होंने ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद गवर्नमेंट ने उन्हें सारी रोड वोड बना के दी, उन्होंने केवल पैसा इन्वेस्ट किया, बाकी सब यहाँ पर अवेलेबल हो गया, मार्केट भी अवेलेबल है उनके लिए। लेकिन वो मोस्टली क्या फेवर करती थी कि जो यहाँ पर जो रीजनल कंपनीज है, क्षेत्रीय कंपनीज है, उनके साथ में मिलकर काम करे, या तो शेयरिंग में काम करे इनिशियली में, या वो उन कंपनियों को खरीद लेती थी। तो मोस्टली क्या थी वो, इसमें आपको दिया गया मोस्टली क्या थी, वो लोकल कंपनीज को खरीद लेती थी क्योंकि लोकल कंपनीज को मालूम है कहाँ पर कैसा माल बिकता है, क्या कंडीशंस है, क्या क्या लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को तो पता नहीं चलेगा। तो मोस्टली क्या थी, वो लोकल कंपनीज को खरीदती थी। देन एक्सपेंड प्रोडक्शन, तब वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाती थी। ये आपको मेन चीज़ करना है। अगर मोस्टली कॉमन रूट क्या था, एमएनसी जो पैसा बाहर की जो कंपनी किसी देश में पैसा लगाती है तो वो क्या करती है, वहाँ की लोकल कंपनीज को वो खरीद लेती है, उस पर अपना जो भी प्रोडक्शन है उसको वो इंक्रीज़ कर देती है। एमएनसी विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली टू डू सो। जो एमएनसी के पास बहुत पैसा होता है, वेल्थ का मतलब जो धनी होती है, जो कंपनी धनी है, जो विदेशी कंपनी धनी है, तो उसके लिए सब आसानी से हो जाता है। टू टेक एन एग्जाम्पल ले लीजिएगा, कारगिल फूड्स। कारगिल एक जगह है, आपको बताया था, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अभी कारगिल का युद्ध भी हुआ था। कारगिल फूड्स ए वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसीज। अगर कारगिल फूड्स की बात बनाने की बात करें, जो कारगिल फूड्स एक कंपनी का नाम दिया हुआ है, ए वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी हैज़ bought over smaller Indian companies such as परक फूड।
ये हमारे यहाँ की कंपनी थी, परख कंपनी। अब जो कारगिल फूड के नाम से जो कंपनी आई है वो एमएनसी है, विदेशी कंपनी है। तो उसने क्या करा, जो हमारे यहाँ की परख फूड्स नाम की जो कंपनी है उसको उसने खरीद लिया, उस पर अपना वर्चस्व जमा लिया पैसे के बल पर। ये जो लिबरलाइजेशन खुला है कि ट्रेड खुला कर दीजिएगा आप अपने यहाँ पर, उसके बल पर तो वो उन्होंने उसको आराम से अपने कब्जे में ले लिया। परख फूड्स हैड, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, भविष्य में अगर आप बिजनेसमैन भी बनते हैं तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिएगा और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, नाउ इट इज़ क्लियर। तो हाँ, परख फूड हैड बिल्ट ए लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। जो परख थी, जो परख कंपनी है वो आपका क्या है, वो बहुत इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में उसका क्या था, वर्चस्व था। ठीक है, यानी कि उसकी मार्केटिंग थी, वहाँ वो अपना माल बेचता था या वहाँ से रॉ मटेरियल लेता था, यानी कि उसका अच्छा वर्चस्व था। परख फूड्स हैंड 4 ऑयल रिफाइनरीज। परख फूड्स के पास में 4 ऑयल रिफाइनरीज भी हैं, यानी कि ऑयल रिफाइनरीज का मतलब जहाँ पर तेल को शुद्ध किया जाता हो। ठीक है, इम्प्योर जो तेल होता है उसको प्योर किया जाता है, उसे रिफाइनरीज बोलते हैं। हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। अब जो उसका कंट्रोल, जब कारगिल ने प्रकाश फूड कंपनी को खरीद लिया तो पूरा कंट्रोल किसके हाथ में चला गया, वो अब उसके कंपनी के हाथ में चला गया। कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल का मतलब क्या है, वनस्पति तेल। जैसे आपका डालडा घी हो गया, वनस्पति घी बोलते हैं, ऐसी वनस्पति तेल भी आते हैं। जैसे एडिबल ऑयल में आपका फॉर्चून आज की डेट में काफ़ी अच्छे लेवल पर चल रहा है। तो कारगिल ने क्या था, जितना भी प्रोड्यूस एडिबल ऑयल का जितना भी मार्केटिंग था थ्रू द परख फूड्स, वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया विद द कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेज डेली। उसकी कैपेसिटी कितनी थी, उसकी कैपेसिटी की 5 लाख पाउचेज वो डेली बनाते थे, चाहे वो 1 kg की 1 लीटर के हों, 1 kg के हों या ½ kg के हों। तो देखो, विदेशी कंपनी आएगी, यहाँ क्षेत्रीय भाषा में पहले, क्षेत्रीय क्षेत्र में जो हमारा क्षेत्र था भारत में, पहले से ही एक परख कंपनी थी, परख फूड कंपनी के नाम से थी, जिसका पूरे भारत में अच्छा मार्केटिंग था। तो उसको कैसे बीट करेगी, उसको कैसे खरीद लेगी, जब उसके पास पैसा होगा, टेक्नोलॉजी होगी। तो दोनों ही चीज़ों से उसने काम किया। टेक्नोलॉजी से क्या, उसने मैन्युफैक्चरिंग जो अपना बढ़ा दिया, उसने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब देखिएगा 5 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 इंटू 50 यानी कि 50 लाख पाउचेज पर डे बना रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना। तो इनफैक्ट मैनी ऑफ टॉप एमएनसीज have wealth exceeding in entire budget of the developing country government. With such enormous wealth, imagine the power and the influence of the MNC। अब ये देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो कंपनी जो हैं मोस्टली क्या है, जो एक डेवलपिंग कंट्रीज है उसके पूरे बजट को ये गड़बड़ा सकती हैं या उसको बना सकती हैं। यानी कि इनका पूरे देश के अगर बजट की बात करें, जीडीपी की बात करें, तो इनका भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो हैं, जितनी भी हैं, उनका कितना बड़ा वर्चस्व होता है गवर्नमेंट के ऊपर भी। ठीक है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर इज़ अनदर वे इन विच एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन। अब एक तो हमने बताया कि वो कंपनी परचेज कर लेती है यहाँ की रीजनल कंपनीज़ को, तब वो कंट्रोल में ले लेती है प्रोडक्शन को, और मार्केटिंग भी कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा एक और रास्ता है कि वो किस प्रकार से स्टेब्लिश करती हैं अपने प्रोडक्शन को, कैसे कंट्रोल करती हैं अदर कंट्रीज़ में। लार्ज एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन। लार्ज एमएनसीज क्या होती है इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में, प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जो डेवलप कंट्रीज होती हैं, इनके पास पैसा काफ़ी होता है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी प्रकार की होती है। तो क्या करते हैं वो लोग, दूसरा तरीका क्या है, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे पार्ट बनना है, गाड़ी के पार्ट ले लीजिएगा, बोला एक को हैंडल बनाने के लिए दे दिया, एक को टायर बनाने के लिए दे दिया, एक को सीट का ऑर्डर दे दिया, और ये डिफरेंट कंट्रीज में दे दिया, जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो, लेबर कम हो। आपको बताया था अभी हमने असेंबलिंग के बारे में, एमएनसीज कैसे काम कर। तो इस प्रकार से वो ऑर्डर दे दिया। उसके बारे में जैसे गारमेंट की बात करें, गारमेंट है, फुटवियर है, स्पोर्ट्स आइटम्स है, आर एग्जाम्पल ऑफ द इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय द लार्ज नंबर ऑफ। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं और ठीक है, यहीं से आएगा। देखिए जींस विंस का आपका दिया गया है। द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड
थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, सप्लाई टू द एमएनसीज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं छोटे छोटे ऑर्डर्स लेती हैं एमएनसीज से, बड़े बड़े एमएनसीज से, वो उनसे माल कलेक्ट कर उसको असेंबल कर या उसको तैयार कर फिनिश्ड गुड के रूप में सेलिंग के लिए तैयार करने के बाद अपनी कंपनी का लेबल लगा देते हैं और उसके बाद मार्केट में ब्रांड चल रहा है तो ब्रांड से वो बिक जाता है। तो क्योंकि इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे देता हूँ आपको, क्रिकेट का एक एग्जाम्पल, आप बेस्ट एग्जाम्पल लीजिएगा, क्रिकेट का बेस्ट एग्जाम्पल है। क्रिकेट का स्पोर्ट्स का सामान की बात करते हैं, स्पेशली बैट की बात करते हैं। मेरठ जो आपका नेबरिंग आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आपका मंडल है, मेरठ मंडल है, तो उसमें देखिएगा मेरठ सिटी में स्पोर्ट्स का सामान जो बनता है वो विदाउट लेबलिंग बनता है। जो एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो कंपनीज़ हैं, वो उनको ऑर्डर देती हैं, ये यहाँ पर उसको तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद वो उस कंपनी में जाता है जिसका ऑर्डर होता है, उसके बाद वो अपना लेबल लगाते हैं और मार्केट में वो उस नाम से आता है। अब यहाँ पे सस्ता है सामान मिलता है और अच्छे लेवल का, अच्छी क्वालिटी का माल मिलता है, तो पूरे वर्ल्ड में जाता है। एक ही कंपनी, एक बीडीएम ब्रांड है, बैट की बीडीएम भी बना रहा है, एक एमआरएफ भी बना रहा है, तो ये अलग अलग जो है माल एक ही कंपनी में बन रहा है, लेकिन वो अलग अलग कंपनीज का ऑर्डर है, वो अलग अलग जा रहा है, अपने अपने माल बना रहे हैं। जैसे सोनी का टीवी हो गया आपका, या टीवी हो गया, या मेडिसिन की बात करें, एक मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन कंपनी है जो लगभग जो 50 कंपनीज की आपका एक मेडिसिन बनाती है, बस उसका लोगो और उसका मार्का अलग हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। वो मैंने बता दिया, लेबर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। टिमडियस पावर टू द डिटरमाइन द प्राइस, ठीक है। उनका अपना ब्रांड होता है कि ब्रांड के हिसाब से वो चीज़ मिल जाएगी आपको। आप देख सकते हैं, अगर आप तोरी जो है मंडी से लेंगे वही 10 रुपये किलो मिल जाएगी, और एक अच्छी दुकान से लेंगे सजी हुई से, क्योंकि वो ब्रांडेड है, वहाँ पर अच्छे सजाया वजाया है उसने, उसका जो डिज़ाइनिंग अच्छे से काम किया, वही आपको 50 रुपये किलो में मिलेगी उस दुकान से। तो आप बिल्कुल इसको अपने आप में आकलन कर सकते हैं। 10 we see that there are variety of ways in which the MNCs are spreading their production and क्या है, इंटरेक्टिंग विद लोकल प्रोड्यूसर इन द वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। अब आप देख सकते हैं कि एमएनसीज इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके यूज़ करती है, जिस प्रकार से वो अन्य कंट्रीज़ में, इसी प्रकार से अन्य कंट्रीज़ में वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करती है और अपना इस्टेब्लिशमेंट करती है, ठीक है। ये आप ज़रूर देखें इसको, ठीक है। बाई क्लोजली कम्पटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग दैम, या तो वो जो वहाँ पर जो रीजनल कंपनीज है उससे वो कंपटीशन लड़ती है, अच्छा माल देती है, सस्ते में देती है, क्योंकि उनके पास पैसा भी होता है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी होती है, या फिर उनको ख़रीद देती है, तो उसके थ्रू भी वो एक्सपेंड करती है। तो प्रोडक्शन इन जो भी बोला आपने, प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंकिंग। तो आप ये टॉपिक को आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये जो वाइडली डिस्पर्स जो लोकेशंस है, ये इंटरलिंकिंग जो एक दूसरे से जुड़ जाता है, क्योंकि आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन और ग्लोबलाइजेशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम इतना डेवलप हो गया है कि एक एमएनसी जो है 20 देशों में सामान मंगवाकर एक जगह से सप्लाई कर सकती है। ऐसा आज चल भी रहा है। तो ये आज आपका टॉपिक इतना ही है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप इसे देखने में थोड़ा आनाकानी करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे ढंग से पढ़ें और अपनी टेक्स्ट बुक भी पढ़ें। आई होप कि मैंने कोशिश तो काफ़ी अच्छी की है कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी आप जब तक अपनी बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो इसको थोड़ा सा आप ज़रूर पढ़ें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमें शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप शेयर ना करें, आप शेयर करिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है बच्चों।